बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी का पोर्शन हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज हम परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। देखें परमुटेशन क्या होती है। सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन को देखना होगा कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 मीन लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अ परमुटेशन on X is a bijective function, say pi from x to x। ये जो पाई है यहाँ पर इरेशनल नंबर के तौर पर ना समझी जाए, बल्कि एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो x से x की तरफ है और वो बाइजेक्टिव भी है। और बाइजेक्टिव ऐसे फंक्शन होते हैं जो 1 भी हों और ऑन टू भी हों, यानी जिनकी कोडोमेन रेंज के इक्वल हो और साथ ही साथ वो 1 भी हों, यानी सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स पर मैप हो रहे हों, कहीं भी कोई एलिमेंट फ्री ना हो, तो हम उसको परमुटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सेट एक्स हो, सेट एक्स इक्वल है अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, तो हम सेट एक्स से सेट एक्स की तरफ एक फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें भी अल्फ़ा बीटा और गैमा है और इधर भी अल्फ़ा बीटा और गैमा है। तो मैं एक फंक्शन ड्रा करता हूँ पाई से, पाई जो कि एक्स से एक्स की तरफ है। तो पाई इस तरह से डिफाइंड है कि पाई ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, यानी अल्फ़ा का इमेज बीटा हो, बीटे का इमेज अल्फ़ा हो और गैमा का इमेज गैमा हो। तो पाई इस तरह से डिफाइंड हुआ कि पाई ऑफ अल्फ़ा इक्वल बीटा, पाई ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड पाई ऑफ गैमा इज़ इक्वल टू गैमा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन पाई है उसने गैमा को फिक्स कर दिया, वो चेंज ही नहीं हुआ। तो खैर इसे और भी डिटेल में देखते हैं। तो एक परमुटेशन ग्रुप होता है जो कि हमारा आज का टॉपिक है, परमुटेशन ग्रुप। द कलेक्शन ऑफ all permutations on a set X, on a set X, X जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन अ सेट X is a group under the operation of composition, under composition of functions। It is called permutation group, mutation और symmetric group on X। यानी एक सेट X पर जितनी भी पॉसिबल परमुटेशंस हो सकती हैं उनकी कलेक्शन को एक ग्रुप प्रूव किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं। परमुटेशंस फंक्शंस ही हैं तो उनके दरमियान कंपोजिशन पाई जाती है और इस ग्रुप को डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड एज एस एक्स, यानी सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एक्स, एक्स जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। और अगर ये एक्स एक फाइनाइट सेट हो, इफ़ x is equal to 1 2 3 अप टू सो ऑन n, एक फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं, देन वी राइट एस एक्स इक्वल एस एन। तो हम अपनी आसानी के लिए उसे एस एक्स की बजाय एस एन लिख देते हैं और इसे कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप
डिग्री n, ये डिग्री है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर की तरफ अभी हम आएंगे। ओके, तो उससे पहले हम परमुटेशंस को लिखने का तरीका देखते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है आई एन के एलिमेंट्स हैं 1 2 अप टू सो ऑन n, और हम एक परमुटेशन डिफाइन करते हैं। तो परमुटेशन क्या है, पाई, वो क्या है कि 1 का इमेज कुछ होगा, 2 का इमेज, 3 का इमेज एंड अप टू सो ऑन n का इमेज। तो इस तरह इसे 2 रो में लिखा जाता है कि 1 के नीचे जो एलिमेंट होगा वो इमेज ऑफ 1 होगा, 2 के नीचे इमेज ऑफ 2 लिखा जाता है अंडर पाई, 3 के नीचे इमेज ऑफ 3 एंड सो ऑन, n से नीचे इमेज ऑफ n लिखा जाता है कि वो पाई 1 को किस एलिमेंट पर मैप कर रहा है, 2 को किस एलिमेंट पर मैप कर रहा है, तो वो एलिमेंट्स नीचे लिख दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट I4 हो तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और 4। अगर हम पाई इस तरह से डिफाइन करें कि पाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, पाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, पाई ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 एंड पाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यह है कि पाई एक ऐसी मैपिंग है जिसने 1 को 2 पर, 2 को 4 पर, 3 को 3 पर और 4 को 1 पर मैप करवाया। अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए तो कुछ यूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 3 और 4 का इमेज 1 है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से कि पाई इज इक्वल टू, ऊपर लिख देंगे 1 2 3 4 सेट के एलिमेंट्स और 1 के नीचे इमेज ऑफ 1 लिखेंगे जो कि 2 है, 2 के नीचे इमेज ऑफ 2 लिखेंगे जो कि 4 है, 3 के नीचे इमेज ऑफ 3 और 4 के नीचे इमेज ऑफ 4 जो कि 1 है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो एलिमेंट 3 है वो फिक्स है। ओके, तो क्या दो परमुटेशंस की जो कंपोजिशन है वो कम्यूट करती है या नहीं करती, या इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम दो परमुटेशंस लेते हैं, यानी प्रोडक्ट मीन कंपोजिशन कैसे डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल एक परमुटेशन है पाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी S7 में से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं और 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 हो, 4 का इमेज 6 हो, 5 का इमेज 7 हो, 6 का इमेज 2 हो और 7 का इमेज 5 हो। तो ये एक परमुटेशन है। एक और परमुटेशन लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा में अगर हमारे पास हो 1 2 3 4 5 6 और 7, उसी तरह से 1 का इमेज 2 हो, 2 का इमेज 5 हो, 3 का इमेज 3 हो, 4 का इमेज 1 हो, 5 का इमेज 7 हो, 6 का इमेज 6 हो और 7 का इमेज 4 हो, तो इनका प्रोडक्ट कैसे होगा, पाई कंपोजिशन अल्फ़ा। तो पाई कंपोजिशन अल्फ़ा में हम इसको लिखते हैं, पाई पहले लिख लेते हैं या मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 ही होंगे। तो पहले हम अल्फ़ा देखते हैं। अल्फ़ा में 1 या पाई से ही चेक करते हैं। पाई में 1 का इमेज 1 है और फिर अल्फ़ा में 1 का इमेज 2 है, तो हम इसे 1 के नीचे 2 भी लिख सकते हैं अगर हम पहले पाई को ऑपरेट करें और बाद में अल्फ़ा को ऑपरेट करें। लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं पाई कंपोजिशन अल्फ़ा ऑफ एक्स, तो ये अमूमी तौर पर इस तरह से समझा जाता है पाई ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स, यानी पहले अल्फ़ा ऑपरेट किया जाए और फिर पाई ऑपरेट किया जाए। तो हम भी यही अप्रोच अपनाते हैं कि पहले अल्फ़ा ऑपरेट करेंगे। अल्फ़ा में देखें कि 1 का इमेज क्या है, जो कि 2 है, और फिर 2 का इमेज 3 है, तो हम 1 के नीचे लिखेंगे 3। इसी तरह 2 का इमेज 5 है अल्फ़ा में और पाई में 5 का इमेज 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का इमेज 7 है। इसी तरह 3 का इमेज 3 और फिर 3 का इमेज 4, सो यहाँ 3 का इमेज 4 होगा। 4 का इमेज अल्फ़ा में 1 है और फिर इधर 1 का इमेज 1 है, सो 4 का इमेज 1 होगा। और इसी तरह से 5 का इमेज 7, 7 का इमेज 5, 6 का इमेज 6 और 6 का इमेज 2, 7 का इमेज 4 और 4 का इमेज 6। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है पाई कंपोजिशन अल्फ़ा। अगर हम अल्फ़ा कंपोजिशन पाई फाइंड करें तो देखते हैं तब आंसर क्या मिलता है। अल्फ़ा कंपोजिशन पाई,
तो अब हम पहले पाई ऑपरेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पाई जो कि 1 का इमेज 1 और फिर 1 का इमेज 2, 2 का इमेज वहाँ पाई में 3 और यहाँ 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 4 और फिर 4 का इमेज 1, 4 का इमेज 6 था पहले और 6 का इमेज 6 है, 5 का इमेज पहले 7 और फिर 7 का इमेज 4, 6 का इमेज 2 और 2 का इमेज 5 और 7 का इमेज पहले 5 था और फिर 5 का इमेज 7 है। तो हम यहाँ एक बात और भी देख सकते हैं कि ये जो कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस है ये कम्यूटेटिव नहीं है, कि पाई कंपोजिशन अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा कंपोजिशन पाई। परमुटेशंस को अल्फ़ा, बीटा, गैमा या इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पाई ही उसमें मेंशन हो। ओके, तो ज़रा S3 के एलिमेंट्स देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट हो, I3 हो, I3 में एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, तो हम सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 चाहते हैं S3। ये कौन सा सेट होगा ये देखते हैं पहले, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि Sn जो है ये एक ग्रुप है और इसका ऑर्डर इतना होता है, Sn का ऑर्डर इक्वल होता है n फैक्टोरियल। चूँकि ये चॉइसेस हैं n एलिमेंट्स के लिए, तो पहले एलिमेंट के लिए हमारे पास चॉइसेस होंगी 1। इसको ज़रा देखिएगा एक बार, टोटल Sn के एलिमेंट्स हैं हमारे पास n, तो कार्डिनैलिटी ऑफ Sn इक्वल होगी, अगर हम उसमें से पहला एलिमेंट फॉर एग्जांपल 1 चुनते हैं तो 1 को मैप करवाने के हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन n, और यहाँ भी 1 2 3 अप टू सो ऑन n हो, तो यहाँ 1 के इमेजेस के ऑप्शन हमारे पास n है। 1 का इमेज 1 भी हो सकता है, 1 का इमेज 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन n हो सकता है। तो 1 के लिए हमारे पास ऑप्शन n है। अब जब 1 के लिए एक एलिमेंट चुन लिया तो 2 के लिए हमारे पास बाकी ऑप्शन बचते हैं n-1, तो प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि हम यहाँ लिखें n-1। ओके, तो 2 एलिमेंट यहाँ हो गए। अब अगर 3 के लिए हमने चुनना है तो 3 के लिए हमारे पास ऑप्शन होंगे n-2, और इस तरह से चलते चलते आखिरी एलिमेंट के लिए हमारे पास चॉइसेस होंगी ओनली 1, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ Sn इक्वल होती है n फैक्टोरियल। तो अगर हम देखें कि S3 में टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, तो S3 की कार्डिनैलिटी इक्वल होती है 6 के। तो वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं वो बनाते हैं हम। ओके, तो ये अगर मैं पूरे सेट की फॉर्म में ही पहले लिख लेते हैं और फिर उनको परमुटेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। ये सेट I3 है, ये भी I3 है, इस तरह ये सारे I3 हैं। इनके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और इसी तरह से टोटल 6 होंगे ये, इसलिए मैंने सिर्फ 6 ही बनाए हैं। ओके, तो अब उन परमुटेशंस को कैसे डिफाइन किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन ये हो सकता है कि 1 का इमेज 1 हो, 2 का इमेज 2 हो और 3 का इमेज 3 हो। तो इस परमुटेशन को हम इस तरह से लिखेंगे 1 1 2 2 3 3। ओके, अगर 1 को हम फिक्स कर लें तो 2 का इमेज 3 हो सकता है और 3 का इमेज 2 हो सकता है। तो इस एलिमेंट को हम इस तरह से लिखेंगे 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2। ओके, अब अगर हम 2 को फिक्स करें तो 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1 कर लें, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा 1 का इमेज 1 3, 2 फिक्स है यानी 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 1 है। और अगर हम 3 को फिक्स करें और 1 का इमेज 2 हो, 2 का इमेज 1 हो, तो फिर इस परमुटेशन को हम इस तरह से लिखेंगे 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1 और 3 का इमेज 3। ओके, अब जो फिक्स होना थे वो तो हो चुके, 1 भी फिक्स हुआ, 2 फिक्स किया हमने, 3 फिक्स किया, तो अब कोई भी फिक्स नहीं होने वाला। 1 का इमेज हम 3 कर देते हैं, 2 का इमेज 1 कर लेते हैं और 3 का इमेज 2 कर लेते हैं। तो इस परमुटेशन को हम इस तरह से लिखेंगे 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 1 और 3 का इमेज 2। अब अगर हम 1 का इमेज 2 करें
2 का इमेज 3 करें और 3 का इमेज 1 करें, तो ये आखिरी परमुटेशन है जो यहाँ पॉसिबल है। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1। इसके अलावा अगर कोई और परमुटेशन बनती है तो वो इन्हीं में से कोई एक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो हम S3 के ये तमाम एलिमेंट बता सकते हैं कि वो ये एलिमेंट्स हैं। S3 कंटेन एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 जो कि आइडेंटिटी परमुटेशन की तरह है। नेक्स्ट है 1 1 2 3 3 2, एक एलिमेंट है 1 3 2 2 3 1। नेक्स्ट है 1 2 2 1 3 3 1 3 2 1 3 2 और लास्ट एलिमेंट है 1 2 2 3 3 1। तो ये जो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं इनका जो ग्रुप है वो S3 है। और इस ग्रुप को आप चेक कर सकते हैं कि इनकी कोलायर प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैसे ही फंक्शंस की कंपोजिशन में होती है, और आइडेंटिटी ये है। और यहाँ हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। ये आगे चलकर इसको ज़रा और डिटेल में देखेंगे। ओके, तो ये जो Sn है ये ग्रुप है और नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है। जैसा कि हम शुरू में बात कर चुके हैं कि इनकी जो कंपोजिशन का प्रोडक्ट है ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूट करता हो। तो ये नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है और जिसका ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है। डिग्री n कहते हैं लेकिन ऑर्डर इसका n फैक्टोरियल होता है। ओके, तो एक और कन्वेंशन है यहाँ पर कि जैसे यहाँ हमने ढेरों एलिमेंट्स लिखे हैं, ये जो S3 के एलिमेंट्स हैं इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 3 है। तो इसे हम सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं 1 या 2 या 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो 1 फिक्स है तो इसको हम 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मिसिंग है वो ऑब्वियस है कि वो अपना इमेज खुद है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1 और 3 चूँकि फिक्स है और बाकी एलिमेंट्स उसी तरह से 1 3 2 1 3 2 1 2 2 3 और 3 1। अब ऐसा है कि हर परमुटेशन को साइकिल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। तो उससे पहले देखते हैं कि साइकिल होता क्या है। साइकिल ऑफ लेंथ के या के साइकिल जिसे कहा जाता है। लेट पाई बिलोंग टू Sn, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n का कोई एक उसमें एक परमुटेशन है पाई, देन पाई इज कॉल्ड अ के साइकिल इफ पाई इज इक्वल टू, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं i1 है, i2 है, अप टू सो ऑन ik-1 है और ik है। तो इनके इमेजेस इस तरह से हों, देखें i1 का इमेज हो i2, i2 का इमेज हो नेक्स्ट i3 एंड सो ऑन, ik-1 का इमेज हो ik और ik का इमेज वो पहले वाला एलिमेंट हो i1। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज के साइकिल और इसे इस तरह से लिखा जाता है एंड इज रिटन एज पाई इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं i1 i2 अप टू सो ऑन ik-1 ik। ओके, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि i1 पहले हो। देखें यहाँ i1 का इमेज i2 है, i2 का इमेज i3 एंड सो ऑन ik का इमेज i1 है। तो अगर इसे इस तरह से लिख दिया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, i2 i3 i4 अप टू सो ऑन ik-1 ik एंड i1। यानी तरतीब यही रहनी चाहिए। जैसे यहाँ देखें ना कि ये एक सर्कल के ऊपर हैं, साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ i1 है, नेक्स्ट i2 है, नेक्स्ट i3 है एंड सो ऑन, और फिर यहाँ आकर ख़त्म होते हैं तो यहाँ ik होता है। तो तरतीब इनकी जहाँ से मर्ज़ी शुरू कर लें। इसको i1 से स्टार्ट करेंगे तो ik पर एंड होगा, ik से स्टार्ट करेंगे तो फिर ik-1 पर एंड होगा, i3 से स्टार्ट करेंगे तो i2 पर एंड होगा। तो कहीं से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक साइकिल लेते हैं कि जैसे ये है पाई इज़ इक्वल टू 3 5 6
7 बिलोंग टू S7 इज़ 4 साइकिल, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स, अगर हम इसको इस तरह से लिखें पाई को, कि पाई परमुटेशन के सेंस में लिखें है, तो ये भी परमुटेशन इस तरह से लिखा जा सकता है कि 3 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 7 है और 7 का इमेज 3 है। और अगर हम इसके सारे एलिमेंट लिखें S7, वैसे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 तक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस साइकिल से हमें ये पता चलता है कि इसमें सिर्फ यही 4 एलिमेंट हैं जिनके इमेजेस कुछ और हैं, बाकी फिक्स हैं। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 5 है, 4 फिक्स है, 5 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 7 है और 7 का इमेज 3 है। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, उसे ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? टू साइकिल, या फिर कहें क्या, साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called transposition. For example, 1 3 3 1 ये एक ट्रांसपोजिशन है। 2 5 5 2 ये भी एक ट्रांसपोजिशन है। यानी कोई भी एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ सिर्फ 2 हो, उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ओके, तो S3 के जो एलिमेंट्स हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, हम देखते हैं कि वो ग्रुप तो है, लेकिन उनके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। S3 के एलिमेंट्स ये वाले थे, जिसमें पहला आइडेंटिटी था, दूसरा था 1 2, अगर हम साइकिल फॉर्म में उसको लिखें तो 1 3 2 3, एक था 1 2 3 और लास्ट वन था 1 3 2। उनको हमने साइकिल फॉर्म में लिखा। यानी S3 में एक आइडेंटिटी है, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी लेंथ 2 है, यानी 3 ट्रांसपोजिशंस हैं, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी लेंथ 3 है, यानी 3 साइकिल है। ओके, तो 1 2 का इमेज देखते हैं, 1 2 का ऑर्डर चेक करते हैं। 1 2 को हम 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब यह है 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 3, मल्टीप्लाई विद 1 इमेज 2, 2 इमेज 1, 3 इमेज 3। तो 1 का इमेज 2 और 2 का इमेज 1, सो 1 1, 2 का इमेज 1 और 1 का इमेज 2, सो 2 2, और 3 तो फिक्स है दोनों में, तो ये आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 जो है साइकिल, इसका ऑर्डर 2 है। इसी तरह से बाकी दोनों का ऑर्डर भी चेक किया जा सकता है। 1 3 जो है, इसका ऑर्डर भी 2 है, और 2 3 जो साइकिल है लेंथ 2 वाला, उसका ऑर्डर भी 2 है। ओके, तो अब बात करते हैं 1 2 3 की। 1 2 3, इसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1 इमेज 2, 2 इमेज 3, 3 इमेज 1, मल्टीप्लाई विद 1 इमेज 2, 2 इमेज 3, 3 इमेज 1, तो ये इक्वल होगा 1 इमेज 2 और 2 इमेज 3, 2 इमेज 3, 3 इमेज 1 और 3 इमेज 1, 1 इमेज 2। सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक है। 1 इमेज 2 और 2 इमेज 3, ओके, 2 इमेज 3 एंड 3 इमेज 1, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो ये अभी आइडेंटिटी नहीं है। अगेन 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 3 करते हैं, तो अब देखते हैं कि आंसर क्या है। तो ये होगा 1 2 3 3 1 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 3 2 3 1, तो ये होगा हमारे पास 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, सो 1 1, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और 3 का इमेज 1, 1 का इमेज 3, तो 1 2 3 दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है जिसकी लेंथ 3 है, उसका ऑर्डर भी 3 ही है। ओके, इसी तरह प्रूफ किया जा सकता है कि जो आखिरी है 1 3 2 साइकिल, उसका ऑर्डर भी 2 ही है। तो क्या ये इमेज, उसका ऑर्डर 3 है।
तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि हमारे पास जो साइकिल जितनी लेंथ का है उसका ऑर्डर भी उतना ही है? तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जिस साइकिल की जितनी लेंथ होती है उतना ही उसका ऑर्डर भी होता है। ओके, तो उससे पहले हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। हम Sn से दो परमुटेशंस लेते हैं। लेट अल्फा व बीटा बिलोंग टू Sn, then alpha and beta are called conjugate if there exist gamma belong to Sn such that gamma composition alpha inverse is equal to beta। कि अगर ऐसा हो कि किसी यहाँ गैमा है, कि अगर अल्फा और बीटा कोई सी दो परमुटेशंस हैं आपके पास और एक और परमुटेशन गैमा ऐसी मिलती है कि गैमा कंपोजिशन अल्फा इनवर्स अगर बीटा के इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि बीटा और अल्फा एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, अदरवाइज उनको कॉन्जुगेट नहीं कहा जा सकता। या फिर इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, और गैमा कंपोजिशन बीटा इनवर्स गैमा इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा। यानी किसी एक के साथ एक साइड पे गैमा और दूसरी साइड पे गैमा इनवर्स ऑपरेट करने से अगर दूसरा बन जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों परमुटेशंस कॉन्जुगेट हैं, अदरवाइज वो कॉन्जुगेट नहीं होती। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल्स क्या हैं, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को छोड़ के इसकी एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। कि हमारे पास एक परमुटेशन है पाई, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 का इमेज है 2 का इमेज है 3 का इमेज है 5। ओके, और एक और परमुटेशन है अल्फ़ा, जो कि इस तरह से है 3 का इमेज 3 इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मैं डिसजॉइंट साइकिल्स की बात करने लगा हूँ। तो डिसजॉइंट साइकिल में एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ 1, 2 और 3 है, यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ 4, 6 एंड 7। ओके, 4 का इमेज है 7 का इमेज है 4 और 6 का इमेज है 4 और 7 का इमेज है 6। तो ये दो साइकिल हैं पाई जो कि इक्वल है 1, 2 यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि यहाँ 3, 5 नहीं बल्कि 1 होना चाहिए। ओके, 1, 2, 3 मीन 1 का इमेज 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1। और मैं अल्फ़ा को इस तरह से लिखूंगा 4 का इमेज 7 का इमेज 6 है। सो 4, 7, 6। तो ये वाली जो दो साइकिल हैं दोनों की लेंथ 3 है और ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। डिसजॉइंट साइकिल इस सेंस में कहा जा सकता है कि पाई जिन जिन एलिमेंट्स पर ऑपरेट हो रहा है और अल्फ़ा जिन जिन एलिमेंट्स पर ऑपरेट हो रहा है, ये दोनों डिफरेंट हैं। इनके जो एक्टिंग सेट्स हैं वो डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनको डिसजॉइंट साइकिल कहा जा सकता है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि बल्कि थ्योरम की सेंस में ही मैं इसे लिखूंगा, एनी नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन पाई belonging to Sn can be uniquely expressed as a product of disjoint cycles of length ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि हर परमुटेशन को, हर नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखा जा सकता है और हर साइकिल की लेंथ
2 या 2 से ज़्यादा होती है। देखिए कैसे, हम इसको प्रूफ तो नहीं कर रहे, लेकिन एक एग्जांपल की मदद से एक परमुटेशन हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक परमुटेशन है पाई, जो कि S8 में से है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 एलिमेंट्स के इमेजेस हैं उसमें। हम ये कह देते हैं कि 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 8 है, 5 का इमेज 3 है, 6 का इमेज 7 है, 7 का इमेज 6 है और 8 का इमेज 4 है। तो अब 4। अब इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करें? देखिए, हम इसको बहुत आसान है, 1 से स्टार्ट करें पहले किसी एक एलिमेंट से। 1 का इमेज है 2, तो यहाँ लिखें 2 का इमेज 5 है, आप 5 लिखें और 5 को देखें कि 5 का इमेज क्या है। 5 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 1 है। जब आप देखें कि एलिमेंट रिपीट होने लगे तो वहीं पर उसे बंद कर दें। यानी इसका मतलब यह है कि 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 5, 2 का इमेज 5 और 5 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1। अब देखें जो एलिमेंट मिसिंग है इनमें से 1 2 3 4 नहीं है, तो 4 से हम स्टार्ट करते हैं। 4 का इमेज 8 है, 8 का इमेज 4 है, तो इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। अब जो फिर मिसिंग है 1 2 3 4 तक तो हम बात कर चुके हैं, 5 भी हो चुका है, 6 नहीं है तो 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 का इमेज 7 है और 7 का इमेज 6 है, तो इसको हम यहीं पर ही क्लोज कर देते हैं। तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, इसका मतलब हमने पाई को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिख दिया है। तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखने का। ओके, एक और रिजल्ट है, थ्योरम ही है कि any permutation pi belonging to Sn can be expressed as a product of transpositions कि हर परमुटेशन को, पहले हमने ये देखा कि हर परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखा जा सकता है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हर परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ज़रा इसी परमुटेशन की हम बात करते हैं जो हमने पहले लिखी। परमुटेशन थी हमारे पास पाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 8, 5 का इमेज 3, 6 का इमेज 7, 7 का इमेज 6 और 8 का इमेज 4। ओके, अब इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस कैसे मेंशन करना है? ट्रांसपोजिशन मीन साइकिल ऑफ लेंथ 2। पहले हम ये बात कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स लिखा जा सकता है, लेकिन वहाँ ये ज़रूरी नहीं था कि साइकिल की लेंथ 2 हो। तो पहले तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ही लिखेंगे, जैसा कि पहले हमने लिखा 1 2 5 3 4 8 एंड 6 7। यहाँ ऑलरेडी 2 ऐसी साइकिल हैं जिनकी लेंथ 2 है, यानी जो पहले ही ट्रांसपोजिशंस हैं। ये जो साइकिल है, इस साइकिल को भी हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख सकते हैं। कैसे? हम इसे लिखेंगे 1 3 1 5 1 2। ये जो प्रोडक्ट है 1 3 1 5 1 2, इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 2 5 3 होगा। तो इस वजह से इसको इस तरह से लिख दिया गया 1 3 1 5 1 2। ये 4 8 एज इट इज़ रहेगा और 6 7 भी एज इट इज़ रहेगा। तो हमने उस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख दिया। यानी हर साइकिल को भी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास कोई भी साइकिल है, उसको बड़ी आसानी से प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक साइकिल है I1 I2 I3 अप टू सो ऑन IK। अब अगर हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिखना है तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे I1 IK -1 एंड सो ऑन। एट द एंड I1 I2 की बात करेंगे, यानी पहले ये एलिमेंट पकड़ें I1 और उसके साथ इसका प्रोडक्ट। ये एक
2 साइकिल बन जाएगा, फिर I1 और इससे पहले वाला एलिमेंट IK से पहले जो कि IK -1 एंड सो ऑन पीछे की तरफ चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिखा जाएगा। ओके, एक और परमुटेशन के लिए यही चेक करते हैं कि हमारे पास एक परमुटेशन है पाई 1 6 2 3 3 5 4 2 5 4 6 7 एंड 7 1। इसको भी हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले साइकिल बनाते हैं। 1 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 4 है, 4 का इमेज सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ है, 1 का इमेज 6, 6 का इमेज 7, तो यहाँ मिस्टेक हो गई हमसे। ओके, इसको हम पेश कर देते हैं। ओके, 1 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 7 है, 7 का इमेज 1 है, तो ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब 1 6 और 7 तो हो चुके, 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 5 और 5 का इमेज 4, 4 का इमेज 2, तो इसको यहीं क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये मुकम्मल हो गए हैं। अब ये प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल हमने लिख दिया। अब इस साइकिल को आगे हमने ट्रांसपोजिशंस बनाना है, तो इसे किस तरह से लिखेंगे? 1 7 1 6, ओके, 2 4 2 5 एंड 2 3। तो अब हमने उस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख दिया। ओके, एक और बात कि ये जो हमने बात की कि परमुटेशंस जो हैं ये कम्यूट नहीं करती। परमुटेशंस डू नॉट कम्यूट, बट डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट। अगर हमारे पास साइकिल हों जो कि डिसजॉइंट हों तो वो कम्यूट करती हैं। ओके, ये बड़ा अहम रिजल्ट है कि SN जो है वो खुद तो एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो परमुटेशंस हैं, वो कम्यूट नहीं करते आपस में। लेकिन अगर उसमें से हम डिसजॉइंट साइकिल उठाएं, डिसजॉइंट साइकिल जो होंगे यानी जिनके एक्टिंग सेट डिफरेंट हों, डिसजॉइंट हों आपस में, तो वो कम्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक परमुटेशन हम लेते हैं अल्फ़ा, जो कि एक साइकिल है 1 5 6 3, और एक बीटा है जो कि है 2 4 एंड 7। ओके, तो ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगे। देखते हैं कैसे। हम पहले अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा फाइंड करते हैं, तो 1 5 5 6, या मैं इसके सारे एलिमेंट ही लिख देता हूँ जैसा कि पहले हम लिखते रहे हैं। अब ये दोनों लिए गए हैं S7 से, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये अल्फ़ा में 1 का इमेज 5, 5 का इमेज 6, 6 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1। बाकी सारे फिक्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 ही रहेगा। और बीटा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 फिक्स है, 2 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 7 है और 7 का इमेज 2 है। बाकी सारे फिक्स हैं 6 5 एंड 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 में 1 का इमेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 का इमेज 1, 1 का इमेज 5, ओके, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 4, 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 7, 7 का इमेज 7, 6 का इमेज 6 और 6 का इमेज 3, सॉरी 5 का इमेज 5, 5 का इमेज 6, 6 का इमेज 6 और फिर 6 का इमेज 3, 7 का इमेज 2 और 2 का इमेज 2। तो ये लिखा गया अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा। अब ज़रा बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा भी चेक करते हैं कि क्या वो भी यही है। बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा में पहले बीटा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 7, 7 का इमेज 2। बाकी फिक्स हैं 6 5 3 1, और मल्टीप्लाई विद बीटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 का इमेज 5, 5 का इमेज 6, 6 का इमेज 3, 3 का इमेज 1। बाकी फिक्स 2 4 और 7। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनका प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 का इमेज 5 है और 5 का इमेज 5 है, ओके। 2 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 1 और 1 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 4 और 4 का इमेज 7 है, 5 इमेज 6, 6 इमेज 6,
6 का इमेज 3, 3 का इमेज 3 और 7 का इमेज 7, 7 का इमेज 2। तो हम ये देख सकते हैं कि बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा इक्वल है अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा। ये तो मैंने एज एन एग्जांपल बताया है। वैसे रूल भी यही है कि अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट साइकिल हों तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कम्यूट कर जाता है। ओके, अब हम इन परमुटेशंस में कुछ ख़ास किस्म की परमुटेशंस देखने लगे हैं, यानी इनको हम क्लासीफाई कर लेते हैं इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। जब हम एक परमुटेशन की ट्रांसपोजिशंस बना लेते हैं तो जितनी ट्रांसपोजिशंस बनती हैं उनको गिनकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि हमारी जो परमुटेशन है वो इवन है या ऑड है। ये डिपेंड करता है कि वो कितने ट्रांसपोजिशंस बने। तो इवन एंड ऑड परमुटेशन, let pi belong to Sn, mean pi is a permutation on n elements if pi is a product of an even number of transpositions then pi is called an even permutation। यानी जो हम परमुटेशन के साइकिल बनाते हैं फिर साइकिल से हम उसकी ट्रांसपोजिशंस बनाते हैं, तो जितनी ट्रांसपोजिशंस बनती हैं उनको काउंट कर लिया जाए। अगर उन ट्रांसपोजिशंस की तादाद इवन है तो हम उस परमुटेशन को इवन परमुटेशन कहेंगे, अदरवाइज ऑड परमुटेशन। अदरवाइज पाई इज कॉल्ड एन ऑड परमुटेशन। ओके, तो ये जो पहले हमने परमुटेशंस पढ़ी हैं, ये जैसे कि ये पाई है, तो इस पाई को देखें कि हमने इससे जितने ट्रांसपोजिशंस बनाई 1, 2, 3, 4 और ये 5 हैं, तो हम ये कहेंगे कि पाई इज़ ऑड परमुटेशन। ओके, ये भी हमने बनाई पाई 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये भी ऑड परमुटेशन ही है। इसी तरह किसी भी परमुटेशन को उसकी ट्रांसपोजिशंस बनाकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो इवन परमुटेशन है या फिर ऑड परमुटेशन है। एट अ टाइम वो एक ही होगी, दोनों नहीं होंगी। और अगर इवन परमुटेशंस की कलेक्शन ले ली जाए तो उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप है। अल्टरनेटिंग ग्रुप को AN से डिनोट किया जाता है। द कलेक्शन ऑफ all even permutations in Sn is a group under the same operation under composition known as alternating group। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ठीक है जितनी भी परमुटेशंस हैं उनमें से जो इवन परमुटेशंस हैं उनको AN से डिनोट किया जाता है और वो एक ग्रुप बनाता है जिसे हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। और इसकी जो कार्डिनैलिटी है ये n फैक्टोरियल ओवर 2 होती है, यानी टोटल जितने Sn में एलिमेंट्स हैं उनका हाफ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी किसी एक सेट पर परमुटेशंस बनती हैं उनमें से हाफ परमुटेशंस जो हैं वो इवन होती हैं और हाफ परमुटेशंस ऑड होती हैं। ओके, बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, थ्योरम के सेंस में ही लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ AN is a product of 3 cycles।
यानी हर इवन परमुटेशन जो भी n है उसमें जो इवन परमुटेशंस बनेंगी, हर इवन परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, अब एक रिजल्ट हमने पहले पढ़ा है कॉन्जुगेट के लिए, उसी को कंप्यूटेशन के लिए काफ़ी आसान बन जाता है अगर हम एक थ्योरम देख लें। थ्योरम कुछ इस तरह से है कि लेट पाई दैट इज़ इक्वल टू, ये एक परमुटेशन है, I1 I2 अप टू सो ऑन IL बिलोंग टू SN, यानी टोटल n एलिमेंट्स पर ये एक परमुटेशन है। हो सकता है उसमें कुछ एलिमेंट फिक्स हो रहे हों, इस वजह से हमने लिखा I1 I2 अप टू सो ऑन IL बी अ साइकिल। देन फॉर एनी permutation, then for any alpha belong to Sn, alpha composition pi composition alpha inverse is equal to, अब ये जो कंप्यूट करना होगा कि पहले अल्फ़ा लें, फिर उसका प्रोडक्ट लें पाई के साथ, और फिर अल्फ़ा इन्वर्स के साथ उसका प्रोडक्ट लें, कंपोजिशन लें, तब जाकर आंसर लिखें। तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि ये थ्योरम हमें बताता है कि आप इस अल्फ़ा को पाई के तमाम एलिमेंट्स पर ऑपरेट कर दें, तो इसके होंगे अल्फ़ा ऑफ I1, अल्फ़ा ऑफ I2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा ऑफ IL। तो ये हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक परमुटेशन है अल्फ़ा जो कि इक्वल है 1 2 5 7, ये एक साइकिल है 4 लेंथ का। बीटा है हमारे पास 2 4 और 6, ये दोनों बिलोंग करते हैं S7 में। अगर ये कहा जाए कि फाइंड अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा इन्वर्स, तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? देखें, एक तरीका तो ये है कि अल्फ़ा को बीटा से और फिर उनके प्रोडक्ट को अल्फ़ा इन्वर्स के साथ मिला दिया जाए और फिर चेक किया जाए कि आंसर क्या है। या फिर ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ वहाँ पाई है, तो बीटा के एलिमेंट्स पर हम अल्फ़ा को अप्लाई करेंगे, तो ये अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा इन्वर्स जो कि इक्वल होगा, बीटा के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 4 6 हैं, तो हम इसे लिखेंगे अल्फ़ा ऑफ 2 अल्फ़ा ऑफ 4 अल्फ़ा ऑफ 6। अब अल्फ़ा ऑफ 2 यानी अल्फ़ा में 2 का इमेज क्या है, तो 2 का इमेज यहाँ पर 5 है, पहला 5 लिखा जाएगा। फिर 4 का इमेज यहाँ पर फिक्स है, अल्फ़ा में 4 का इमेज नहीं है यानी 4 खुद है, और फिर 6 भी यहाँ पर फिक्स है, तो ये 6 ही लिखा जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, एक और एग्जांपल इसी तरह की देखते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 3 कंपोजिशन 5 8, यानी ये है परमुटेशन ही, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ट्रांसपोजिशंस लिखी गई है। और बीटा अगर इक्वल हो 2 3 6 7 और ये एलिमेंट्स हों S8 के, तो अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? ये बीटा पर अल्फ़ा अप्लाई हो जाएगा, यानी बीटा के हर एलिमेंट पर अल्फ़ा ऑफ 2 अल्फ़ा ऑफ 3 अल्फ़ा ऑफ 6 एंड अल्फ़ा ऑफ 7। तो ये किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा ऑफ 2, यहाँ पर 2 का इमेज 2 है तो यहाँ सिर्फ 2 लिखा जाएगा। अल्फ़ा ऑफ 3, अगर इसी अल्फ़ा में देखा जाए तो 3 का इमेज 1 है, तो अल्फ़ा ऑफ 3 को 1 लिखेंगे। अल्फ़ा ऑफ 6, यहाँ 6 फिक्स है, एंड अल्फ़ा ऑफ 7 यहाँ पर भी 7 फिक्स है, तो ये इसका इमेज आ गया हमारे पास 2 1 6 7। ओके, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है कि हमारे पास जो परमुटेशन बनती हैं SN टोटल है, एक रिजल्ट है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स of length r in Sn is 1 over r n factorial divided by n minus r factorial, या फिर इसे यूं भी लिखा जा सकता है 1 over r
NPR। अब ये रिज़ल्ट हमें क्या बताता है कि हमारे पास SN है, उसमें हम काफ़ी सारी परमुटेशंस होंगी, उसमें साइकिल भी होंगे, कुछ 2 लेंथ के साइकिल होंगे, कुछ 3 लेंथ के साइकिल होंगे, कुछ 4 लेंथ के साइकिल होंगे। तो वो हमें कैसे पता चल सकता है कि कितनी लेंथ के कितने साइकिल्स हैं? तो SN में R लेंथ के साइकिल्स की तादाद इतनी होती है 1/R n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। ओके, तो एक एग्जांपल है जिसमें हम S4 के तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ S4। अच्छा, अब S4 के एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएं? S4 के टोटल एलिमेंट्स होंगे कितने? अकॉर्डिंग टू फार्मूला S4 ऑर्डर इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, यानी टोटल ये 24 एलिमेंट्स हैं। एक तरीका तो वही है जैसे हमने पहले किए कि 4 तमाम एलिमेंट अलग अलग फाइंड कर लिए जाएं कि 1 का इमेज क्या है, 2 का इमेज क्या है, 3 का इमेज क्या है, 4 का इमेज क्या क्या है। तो इस तरह भी 24 एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं। इसको ज़रा आप खुद ट्राई कीजिएगा कि ये 24 एलिमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं। मैं एक और वे में बताने लगा कि लेट सिग्मा बिलोंग टू S4, कि सिग्मा S4 का एक एलिमेंट है। हम देखेंगे कि ये सिग्मा किस किस तरह का हो सकता है। एंड सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 कंपोजिशन सिग्मा 2 कंपोजिशन सिग्मा 3 एंड अप टू सो ऑन कंपोजिशन सिग्मा K। देखें ना, बी अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, यानी हर परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखा जा सकता है। तो सिग्मा जो कि S4 का एक एलिमेंट है उसको हमने लिखा सिग्मा 1 कंपोजिशन सिग्मा 2 कंपोजिशन सिग्मा 3 अप टू सो ऑन सिग्मा K। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर सिग्मा इक्वल है सिग्मा 1 कंपोजिशन सिग्मा 2 अप टू सो ऑन सिग्मा K, तो ये किस तरह के साइकिल हो सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास K इक्वल हो 1K, इफ K इज इक्वल टू 1 देन सिग्मा विल बी इक्वल टू सिग्मा 1। ओके, यानी सिग्मा 1 के इक्वल होगा। अब ये जो सिग्मा 1 है ये 1 साइकिल हो सकता है, ये 1 साइकिल मीन आइडेंटिटी है। ये 2 साइकिल भी हो सकता है, कैन बी 2 साइकिल, यानी वो जो उसमें मौजूद है ना S4 में एलिमेंट्स 2 साइकिल भी हैं, 3 साइकिल्स भी हैं और 4 साइकिल भी है। तो ये जो सिग्मा 1 है ये या तो 2 साइकिल हो सकता है या 3 साइकिल हो सकता है या फिर 4 साइकिल हो सकता है। तो हम ज़रा ये सारे पहले फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट आर 2 साइकिल्स, 3 साइकिल्स एंड 4 साइकिल्स। तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ 2 साइकिल्स इन S4 इज इक्वल टू 1/2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये जो अभी हम ऊपर फार्मूला पढ़ चुके हैं कि किसी भी SN में R लेंथ यानी R साइकिल की तादाद होती है 1/R n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया, R जो कि 2 है और n 4 है। तो S4 में 2 साइकिल्स हैं 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी 1/2 4 फैक्टोरियल इज 24 डिवाइडेड बाई 2। सो टोटल कितने होंगे? 6 होंगे जो 2 साइकिल्स हैं। वो कौन कौन से हैं जी? देखें, 1 2 1 3 1 4 के 2 3 2 4 एंड 3 4। सॉरी, तो ये वो 6 2 साइकिल्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, 3 साइकिल भी हो सकते हैं। कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ 3 साइकिल्स इन
S4, तो R को 3 से रिप्लेस कर देंगे तो 1/3 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये इक्वल होगा 1/3 इंटू 24/1 दैट इज़ इक्वल टू 8। यानी S4 में 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 3 साइकिल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? 1 2 3। एक हम इसी को चेंज कर देंगे, 1 2 3 को ही, इसका इन्वर्स होता है 1 3 2। एक है 1 2 4, तो एक होगा 1 4 2। एक है 1 3 4, तो एक है 1 4 3। 2 3 4, तो एक है 2 4 3। तो ये जो 8 हैं ये 3 साइकिल्स हैं। ओके, तो 4 साइकिल्स कितने हैं वो भी फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 cycles in S4 that is equal to 1/4 into 4 factorial divided by 4 minus 4 factorial, 24/4 that is equal to 6। यानी यहाँ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 4 लेंथ के हैं, 4 साइकिल हैं। तो वो एक है 1 2 3 4, ओके। एक है 1 3 2 4, ओके। एक है 1 4 2 3, ये अलग से बनाए भी जा सकते हैं और प्रैक्टिस से भी किए जा सकते हैं। 1 2 4 3, ओके। 1 3 4 2 और एक है 1 4 3 2। तो ये हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? टोटल 6 ये हैं, 8 ये हैं, 6 + 8 14 और 6 ये हैं। टोटल ये हुए 20। एक आइडेंटिटी है, 3 और भी तो होने चाहिए। देखिए हमने यहाँ कंडीशन यूज़ किया कि इफ़ k इज़ इक्वल टू 1, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि k 1 ही हो हमेशा। अगर k 2 हो तो फिर क्या है? इफ़ k इज़ इक्वल टू 2, तो फिर वो सिग्मा इस तरह से लिखा जाएगा, सिग्मा 1 कंपोजिशन सिग्मा 2। अब देखें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में हमने टोटल 4 एलिमेंट पूरे करने हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही 2 साइकिल हों, बोथ आर 2 साइकिल्स। यानी अब जो हम परमुटेशंस लिखने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स होने चाहिए, और वो भी डिसजॉइंट साइकिल्स। तो देखिए वो कौन कौन से? 1 2 कंपोजिशन 3 4, ओके। एक है 1 4 कंपोजिशन 2 3, ओके। एक है 1 3 कंपोजिशन 2 4। तो ये वो 3 हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं है, और एक आइडेंटिटी भी है। अच्छा, k की वैल्यू हम 2 तक तो आ गए, अब हम k की वैल्यू 3 इसमें पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ 3 साइकिल्स होंगे तो 3 साइकिल्स में 4 एलिमेंट्स पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी साइकिल की लेंथ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो 2 + 2 4, और अगर हम कोई और भी शामिल करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट वाले सेट पर वो परमुटेशंस बननी चाहिए, जबकि ये 4 एलिमेंट वाले सेट पर बनी है। तो ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। तो टोटल 3 ये हैं, और एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो कि 1 इमेज 1 2 इमेज 2 3 इमेज 3 और 4 इमेज 4। तो ये जो 24 एलिमेंट्स हैं ये मुकम्मल हमारे पास S4 ग्रुप बनाते हैं। ओके, इस तरह से S5 को भी आप टैकल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर हमारे पास एक परमुटेशन है पाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, फॉर एग्जांपल 5 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 2 और 5 का इमेज अगर 1 हो, और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना हो, तो पाई इन्वर्स विल बी इक्वल टू, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5 लिख के अब उनके प्री इमेजेस चेक करेंगे। देखिए 1 का प्री इमेज 5 था, तो यहाँ 1 का इमेज 5 होगा। पहले 2 का इमेज 4 का प्री इमेज था, तो अब 2 का इमेज 4 होगा, 3 2 होगा, 4 का इमेज 3 होगा और 5 का इमेज 1 होगा। तो बेसिकली उस पाई को उल्टा दिया जाता है, लेकिन उनकी तरतीब थोड़ी सी सेट कर दी जाती है। तो ये तरीकाकार होता है इन्वर्स फाइंड करने का। अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए अगर तो हमारे पास एक साइकिल है, ऑर्डर ऑफ k साइकिल
दैट इज इक्वल टू के। किसी भी के साइकिल का ऑर्डर के ही होता है। जैसे हमने S3 में देखा था कि 2 साइकिल का ऑर्डर 2 था, 3 साइकिल का ऑर्डर 3 था। तो जो भी हमारे पास एक साइकिल हो जिसकी जितनी लेंथ होगी उसका ऑर्डर भी उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये अगर हमारे पास एक है तो इसका ऑर्डर हमारे पास इक्वल होगा 5 के। लेकिन हम अगर बात करें परमुटेशन के ऑर्डर की, तो वो कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो परमुटेशन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले उस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल लिख लिया जाए, और उन डिसजॉइंट साइकिल्स का जो प्रोडक्ट है, उनके जो ऑर्डर हैं, उनका एलसीएम ले लिया जाए, तो हमें उस परमुटेशन का ऑर्डर मिल जाता है। ओके, तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में एक रिजल्ट बनाकर लिखूंगा कि लेट सिग्मा बिलोंग टू Sn एंड sigma can be written as product of disjoint cycles sigma 1 composition sigma 2 up to so on composition sigma k be a product of disjoint cycles। तो सबसे पहले उस परमुटेशन को disjoint cycles में लिखा जाए, देन order of sigma will be equal to LCM of order of sigma 1, okay, order of sigma 2 and up to so on order of sigma k। और हम ये जानते हैं कि सिग्मा का जो ऑर्डर है वो उसकी लेंथ है, यानी सिग्मा 1 का अगर ऑर्डर हो, जितनी भी लेंथ है उसकी उतना ही उसका ऑर्डर होगा। तो इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं ज़रा। क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन है हमारे पास एक सिग्मा इज इक्वल टू 1 इमेज 2 2 इमेज 3 3 इमेज 8 4 इमेज 5 5 इमेज 6 6 इमेज 4 7 इमेज 7 एंड 8 इमेज 1। अब अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का इमेज 2 2 का इमेज 3 3 का इमेज 8 और 8 का इमेज 1। ओके, यहाँ से मिसिंग है 4 से हम स्टार्ट करेंगे, 4 का इमेज 5 5 का इमेज 6 6 का इमेज 4, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और एंड पे है 7, तो इसको यूँ 7 लिखा भी जा सकता है, ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं है, हम इसे सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं 1 2 3 8 एंड 4 5 6, 1 साइकिल वहाँ ना भी लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अब इस सिग्मा का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ, अब इस पहले जो है इसका ऑर्डर है 4 और दूसरा जो साइकिल है उसका ऑर्डर है 3, क्योंकि उनकी लेंथ इतनी है। और एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो हम ये बता सकते हैं कि जो परमुटेशन गिवन थी उसका ऑर्डर 12 है।